आदाब। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद के हल्का असेंबली याकुतपुरा में है, जो कि इमाम का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग गढ़ है। यहाँ पे जो है सो लोग इमाम के पिछले 25 सालों से जिताते आ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितना चाहते हैं, मगर अब की बार थोड़ा बहुत कंपटीशन टफ है। यहाँ पे बीजेपी का भी थोड़ा बहुत दबदबा है, एमईडी का भी थोड़ा बहुत दबदबा है। उसके साथ साथ कांग्रेस टीडीपी के साथ अलायंस होकर फुल जोर और शोर के साथ यहाँ पे घुसते जा रही। तो अब की बार कंपटीशन इतना टफ है कि भाई अब आपको बता नहीं सकते, मगर यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, यहाँ के जो जितने भी लोग हैं सब जो है सो इमाम को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का क्या सोचना है। चलिए नाज़रीन, हम लगा है तालाब कट्टे में जो हल्का असेंबली याकुतपुरा की जान है। अगर यहाँ के लोग डिसाइड कर लिए कि भाई XYZ एमएलए को जिताना है, मतलब उन्हें जीत जाता। अगर सोच लिए कि ये एमएलए को हराना है तो समझो उन्हें चकले लग गया। तभी जो है हमारे साथ आवाम है, यहाँ की पब्लिक है, उन लोगों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और कौन सी पार्टी को जिताने का सोच रहे हैं। तो एक मिनट, आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे? भाई हमेशा से यहाँ MIM है, आने वाले भी MIM में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। जो काम MIM यहाँ करी उससे हटके कोई नहीं कर सके। अच्छा। और जो काम MIM का डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम करे हुए, और जिसमें हम भी शरीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की फील्ड से ले लो, आप अपने एजुकेशन फील्ड ले लो, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से ले लो, मेडिकल हिसाब से ले लो, जिसके हर चीज़ से पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है और पूरे MIM को चाहने वाले हैं यहाँ पे। आपका नाम? My name is मोहम्मद अकबर अली जी। आई एम स्टेइंग हियर सिंस बाय बर्थ। जी। मैं जब से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वर्क है बहुत बेहतर रहा है। अभी अकबर साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी ख़ास तौर से चंदन गुट्टा और याकुतपुरा में जो दिलचस्पी है अकबर साहब की, ये स्कूल्स को लेके काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है और मेडिकल कैंप्स वगैरह भी जो करवा रहे हैं पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। ओवीसी ग्रुप ऑफ स्कूल है, ओवीसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, जैसा कि उसरा हॉस्पिटल है, ओवीसी हॉस्पिटल है, मेडिकल कैंप्स वगैरह भी इससे हो रहे हैं। और याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अकबर साहब की खुसूसी दिलचस्पी है। तो ये अब अकबर साहब जो स्कूल नशेमन नगर में लगाए, वहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, 4-5 जगह पे स्कूल बिल्डिंग्स बने हैं और एक बन भी रहे हैं। इशरत महल के पास भी एक बिल्डिंग तामीर हो रही है और वहाँ पर भी बलागुड़े पे भी एक हो रही है। और ये स्कूल्स अभी कॉर्पोरेट स्कूल जैसे रहे थे, नीट एंड क्लीन, एंड स्टडी भी ऐसी है कि प्राइवेट स्कूल्स में जैसी स्टडी है कंपैरिजन करें तो उससे भी बेहतर बोल सकते हैं ये एरिया के हिसाब से। तो वो जो स्कूल्स या कॉलेजेस की बात कर रहे हैं आप, वो ये तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा वहाँ पे एजुकेशन कैसा है? वो फ्री है या फिर क्या है? एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है पर फैमिली, वन बच्चे को, एक लड़के को, एवरी घर से जो है ना एक लड़के को फ्री दे रहे हैं, क्योंकि सभी को देंगे तो फिर सबके लड़के नहीं पढ़ सकेंगे। इसीलिए लड़का हो या लड़की हो, एक घर से एक लड़का एक लड़की को फ्री दिया। यही बहुत कुछ है इसमें। हर घर में एक बच्चा एक बच्ची जा सकते हैं स्कूल। अगर ऐसा नहीं करते, सब एक ही घर से 4-5 को रखते तो एक 50 घरों में स्कूल को स्टूडेंट्स फुल हो जाते थे, स्कूल फुल हो जाता था। कई बोले थे अपने लोगों की आबादी बहुत रहती है, ये बात भी सही है। तो अभी आप लोगों से जो है सवाल ये है कि क्या है खातून जो बात बोल सकते, क्या है उल्लंघन तो घर घर में देखते ना, कोई और नहीं देखते। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई पिछले 25 सालों से यहाँ पे इमाम का दबदबा है, तो अब वो उससे एक घरों में क्या मतलब या जाती जिंदगी में क्या हुआ? जाती जिंदगी में हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो इस एरिया के लिए साहब ने इतना कुछ किया है, एजुकेशन के हिसाब से हमारे बच्चे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए। फिर यहाँ पे हम औरतों के लिए सेंटर खोल रखा है, बेसिक सेंटर खोल रखा है ना, जो बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं है या माँ बहनें ऐसी घरों में है जो कुछ करना चाह रही हैं तो उनके लिए सेंटर्स हैं, सिलाइज वगैरह कर रहे हैं, मेहंदी, ब्यूटिशियन, कई कोर्स ऐसे हैं जो हमारे अकबर साहब हम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लेडीज के लिए खुसूसी तौर पे कर रहे हैं। फ्री मशीनें दे रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सही तरीके से पूरा काम लेडीज को अच्छी तरीके से मिल रहा है। आने तो ये जो जितना सपोर्ट कर रहे हैं जैसा अवैसी साहब, अकबर साहब, तो उससे जो है कितने यहाँ के याकुतपुरा के कितने लोग, कितने लेडीज जो है उससे फायदा उठा रहे हैं? मैं तो हजारों के हिसाब से लेडीज यहाँ फायदा उठा चुकी है। खुसूसन मैं खुद अकबर साहब की, मेरी बेटी की सीट अवैसी कॉलेज में आई अब, और अभी नेक्स्ट 2 महीने में ही मेरे बच्ची के लिए बहुत काफी सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो मैं तो ये बोलूंगी मेरे लिए क्या जितने भी यहाँ की लेडीज हैं पूरों के लिए अकबर साहब बहुत कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश यही है कि मैं आगे भी उनको ही जिताऊंगी। अच्छा। हाँ। तो अभी जो है सो आपसे सवाल मेरा ये है कि कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आइए। तो भाई ज़रा हमारे फ़ोन में बिजी थे, माफ़ी चाहता हूँ भाई आपको फ़ोन कट करना पड़ा।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई इससे पहले यहाँ पे मुमताज खान साहब थे, ठीक है, अब उनको हटा के जो है सो यहाँ पे अहमद पाशा कादरी साहब को ला लिए, तो ये क्या वजह क्या है, उनको हटा के इनको लाने की वजह क्या है? उसकी वजह की कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी बात नहीं है यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का काम पहले भी बेहतर हो चुका है। आप जो है पार्टी के बेस के हिसाब से देखिए, कैंडिडेट की शक्ल मत देखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी फैसला है वो जो है यहाँ की आवाम को खुश है, पसंद है, इसमें खुश है। अब वो सदर साहब जो फैसला करेंगे वही हिसाब से यहाँ की आवाम उस पर चलेंगे। और हमारे जो बुनियादी सहूलत है वो बुनियादी सहूलत मुमताज़ खान साहब के दौर में भी बराबर हुए, इंशाल्लाह उससे पहले अकबर साहब के दौर में भी बराबर हुए। इंशाल्लाह जो है जो पाशा कादरी साहब आएंगे वो भी काफ़ी बेहतर काम कर चुके हैं चांदमार में, आप खुद ये चीज़ जानते हैं और हम खुद देखे हुए। तो वही हिसाब से जो हमको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में याकूतपुर में और अच्छा काम होगा। मान लीजिए इलेक्शन हो गया, MLA जीत के आ गए, तो उनसे आपके मतलब एक खातून की तरफ से आप लोगों के क्या डिमांड रहेंगे? डिमांड तो कुछ भी नहीं, मगर उन लोग तो अच्छे काम करे हैं। हम लोग मुसलमानों की तरफ से यही गुजारिश है कि हमेशा उन्होंने जीते हैं और सबके लोगों के साथ दुआ भी है। हर मुसलमान की यही दुआ है कि उन्होंने जीतना, MIM जीतनी। नहीं देखो, कोई भी MLA जीतो, ठीक है, उसकी एक जिम्मेदारियां रहती है, खास करके माइनॉरिटीज के वास्ते। तो आप होंगे ना कि भाई ये हुआ तो हमारे घर के वास्ते अच्छा है, हमारे बच्चों के वास्ते, जैसे कि जॉब का मसला है गया, अभी शादी मुबारक की स्कीम तो चल रही, उसके अलावा और कुछ है क्या जो खास करके खातून को जो सो एक घर के जो मसले मसाइल मालूम रहते उतना एक आदमी को मालूम नहीं रहता? इसकी वजह से पूछ रहा हूँ, कोई है डिमांड्स के गए आपकी बात जो है हम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं, और जो है सो जो भी है कि MLA उन्होंने भी देखते ये बात है, कोई चीज़ ऐसी जो आप लोग बोलना चाह रहे हैं? करने से पहले हमारे साहब जो है हम लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, हर तरीके की ध्यान देने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बेघरों के लिए घर की सहूलियत के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, लोन दिला रहे हैं जो लोग गरीब हैं, और जो लोगों की बच्चों की पढ़ाई यानी आगे से आगे कॉलेज बनाने के, डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जो सब चीज़ हमारे साहब कर रहे हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, वैसे हम लोग ये चाहते हैं पूरी तरीके से, पूरी उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे साहब फिर से आना और फिर से हमारे बच्चे हम लोग पूरा डेवलपमेंट होना। तो मतलब यहाँ के MLA को जो है बोलने की जरूरत नहीं है, पहले का पहले जो हर चीज सॉल्व कर देते, तो जो है ऐसे कुछ डिमांड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलो भाई, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ जो है यहाँ के हमारे एजुकेटेड भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई इन लोगों का क्या सोचना है, खास करके वो वाले वादे पे जो हमारे KCR साहब कर रहे थे कि घर घर को जॉब दूंगा, वो मिला क्या? भाई KCR साहब तो अब तक जो है मुसलमानों के लिए 12% जो है रिजर्वेशन देते बोले, वो तो अब तक हम लोगों को नहीं मिला। हाँ। और जो है जॉब का जो है वादा करे थे अभी तक वो नहीं मिला। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा नहीं बोल के नहीं, किसके ऊपर हो रहा है, जो MIM जो पार्टी है उनके डेवलपमेंट हो रहा। हाँ। और KCR साहब तो जो वादे करके जो है खाली बैठे हुए उनके हाथ पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब फिलहाल तो जो हम लोग की एक ही दरख्वास्त है और एक ही अपील है, जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग जो है कचरा हो गया अभी तक इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग हर कोई कर ले रहा, गली गली इंजीनियरिंग निकल जा रहे हैं मालूम, अभी तक कोई जॉब पे नहीं है। बस वही एक दरख्वास्त है और कुछ भी नहीं है मेरे साथ। तो भाई की गुजारिश है कि भाई गली गली में या फिर घर घर में एक इंजीनियर हो गया, कम से कम एक घर में एक जॉब दियो, तो एक इंजीनियर बाहर लग के कुछ भी गया तो कमा के खा के कर लेता। नहीं तो ऑटो चला ले रहे, क्या क्या कर रहे भाई? ऑटो चला ले रहे, बंडियां ढकल ले रहे, पढ़े लिखे ऑटो चला ले रहे। ऑटो चला रहा, क्या पढ़ रहे बोले तो इंजीनियर पढ़ा बोल रहा, बंडियां चला ले रहा। अब जॉब्स नहीं है। KCR साहब जैसा बोले 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोल के बोल तो दिए, मगर कि अब तक जॉब्स नहीं मिले। उसके वजह से अब बात जाने भर के घर के बड़े रहते, इतनी मुसीबतों से पढ़े लिखे करे, इतना पैसा लगाए, अब देखे तो जॉब नहीं है। मेरा इंजीनियरिंग हो के 1 साल हो गया, मगर अभी तक जॉब नहीं आया। KCR से आप बोले देता हूँ बोले, अभी तक नहीं। अब फिर बोले तो देता हूँ बोले, कब देते, मगर वो गवर्नमेंट से है कि कब देते हैं वो भी बोलो। तो अब ये क्या रहा है, इनडायरेक्टली इंजीनियर बोले तो जो शर्मिंदगी फील हो रही बोलो। आओ खैर जी बोलिए। और एक बात जो है स्कॉलरशिप का जो मसला है बहुत बड़ा, जो आपके जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो माइनॉरिटीज के जो 171 जो कॉलेजेस के जो ब्लैक लिस्ट में जो कर दिए, एक ही अपील है उन लोग से, जो 171 जो कॉलेज ब्लैक लिस्ट में है उन लोग को जो है रिलीज करें और लोग को जो है जल्द से जल्द स्कॉलरशिप अप्लाई करें। अच्छा, तो स्कॉलरशिप सैंक्शन करने के वास्ते बोल रहे हमारे भाई, आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आपका? मोहम्मद फैजान। तो नाज़रीन, अब हम लोग ब्राह्मणवाड़ी की दूसरी गली में, दूसरे इलाके में है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा यहाँ पे भी आखिरी मसले है समझो, ऑटो ने घुसता इधर। तो ये कितने सालों से ऐसा है कि ऑटो कितने सालों से नहीं घुस रहा है? ये कई वर्षों से ये बड़ी तकलीफ होती है यहाँ। ऑटो आसानी से नहीं आता, और दूसरी अहम बात ये है कि कुछ भी अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना हो तो बड़ी तकलीफ होती है हमें। और इसके अलावा यहाँ जो ड्रेनेज जो प्रॉब्लम है, ये मेन होल का बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो मेन होल हर 10 फीट पे एक मेन होल होना ज़रूरी है। और मोहरियाँ भर जाते हैं, और मोहरियाँ खाली करके भी क्या करते हैं, जो मलबा है वो बाजू डाल देते हैं, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। अच्छा। तो लिहाजा मलबा जगह जब उठाए तो बड़ा अच्छा रहता।
ताकि सेहत बरकरार रहती। और इसके अलावा मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी अहम बात यह है कि बल्दिया के जो मसाइल हैं वो अभी देरपा हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। तो हल मतलब यहाँ पे जो है सो मिनल जो है सो ड्रेनेज साफ कर दे और साफ करके वो गंदगी उठा के वहीं बाजू रखते, तो फिर फायदा क्या हुआ साफ करके? तो उठा के फायदा क्या हुआ फिर? तो अभी आप बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या है डिमांड हुकूमत से? आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो खास करके सफाई को लेके? हुकूमत से हम अपील करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को जरा अच्छा मॉडरेट बनाए, यानी मॉडर्न टाइप का बनाए। और यहाँ जो पाइपलाइन डाले हैं वो पाइपलाइन बहुत छोटे हैं, बड़े साइज के पाइपलाइन डालेंगे तो आसानी से जो पानी की निकासी होगी। और जगह जगह क्या है, ये स्टैंडर्ड होते रहता है, हर 15 दिन में मैनुअल भर जाते हैं। लिहाजा वो जो मलबा है जो निकालते हैं वो मलबे को भी जब तक लिया के फेंकना जरूरी है। उससे बहुत बीमारियां फैल रही हैं उससे। अच्छा, मतलब जो निकालते गंदगी निकाल के बाजू रखते, फिर हल्लू वही अंदर चल रहा था, फिर निकालना पड़ता। तो मतलब ये तो खेल हो गया जो। तो काका आपका क्या बोलना है? मेरा बोलने का ये है, यहाँ का जो पाइप सिस्टम है ना बड़ा करना, पाइप बहुत छोटा है, हर 2 दिन के दिन को तकलीफ बढ़ जा रहा, तकलीफ हो रही, बच्चे के पास तकलीफ हो रही, बड़ों के पास। और मेन मसला क्या है बोलते, इधर ऑटो नहीं आ रही। जो कोई बीमार हुआ तो बोलते बड़ा बाजार जाना, नहीं तो नागाबोली जाना पड़ा मेरे को। ऑटो आने की दिक्कत करना, यहाँ पर जितने साइड पे चबूतरे है ना पूरे गली के निकाल दो। अच्छा, पूरे चबूतरे रोड बैंड करो, जहाँ पर जितना गड़बड़ दिखता वहाँ पर सब सुधार करो। और एक बार यहाँ सफाई कोई नहीं आ रहा, सफाई वाला आ रहा है कि नहीं इधर? अच्छा, तो फिर हमारे पीएम साहब बोल रहे थे कि वही स्वच्छ भारत अभियान वो ये बोल के, तो उसका क्या है? पीएम साहब बोल रहे, उनका वहाँ तक वही चल रहा, पर काम हल करने वाला कोई भी नहीं है। पर हल करने के वास्ते कोशिश करना, जो नया गवर्नमेंट आने का है वो नया गवर्नमेंट गुजारिश करते कि हर मोहल्ला स्वच्छ रहना, हर आदमी स्वच्छ रहना, हर आदमी खुशी से रहना। और ये गंदगी रहने से बीमारियां फैल, बहुत बीमारियां फैल रही, स्पेशली ये ओल्ड सिटी में यही सदस्य ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, मच्छरों का ज़्यादा है। मगर रोडों को बहुत गलीज कर रहे, रोड हर म्यूनसिपलिटी आदमी आना, गली क्लीन करना। अच्छा, वो ये आते नहीं इधर, साफ नहीं करते, हम नहीं करने नहीं। तो हमारे चिच्चा का ये बोलना है कि भाई म्यूनसिपालिटी का आदमी हर गली घुस के जितनी भी गंदगी है पूरी साफ कराना करना जो भी है। एक मिनट, प्रॉब्लम नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कि साफ सुथरा नहीं है, बस उतने ही हमारे को वो पूरा वो निकालते नहीं म्यूनसिपल वाले, जैसे कि वैसे रहा था, फिर उसमें चले आते, पूरा पानी का भी पूरा ये हो जाता, वो सुराख मिक्स हो जाता, जो है सो ये गटर का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहने की। जी आप कुछ बोल रहे? पहला इसका फोटो ले लो बेटा, वो आ जाता उसका फोटो ले, वो गंदगी दिखना लोगों को, वो गंदगी दिखना। पहला हमारा ये मसला यही है बेटा, कारपोरेटर एमएलए आना बेटा बस्ती में, वो आज तक हम देखे ही नहीं। आज तक हम वो कारपोरेटर साहब का नाम भी नहीं मालूम कौन है यहाँ देखे। बस्ती कारपोरेटर ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये आम का मसला है। आम के बारे में कारपोरेटर आना, ये ब्राह्मणवाड़ी है, एमआईएम आते जा रहे, एमआईएम में आएंगा इधर, दूसरा पार्टी नहीं आएगा। मगर वो साहब आना यहाँ पर आके देखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का मदद लेना, सब लोगों का क्या लीडर मतलब क्या है, सबकी सुनना, अच्छा करना, बस वो हमको दे उनको लीडर तो जी। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे किसी भी रिलीजियस का कोई जो है सो मसला नहीं है, यहाँ पे सब जो है सो मिल के रहते। सिर्फ यहाँ पे अगर मसला है तो सफाई का, गंदगी का, डेवलपमेंट का, तो जो है सो यहाँ पे जो भी यहाँ के मसले है आप लोगों के सामने है। जो भी यहाँ के हुक्मरान है आपसे गुजारिश है कि भाई इन लोगों के मसलों को देखो, उनके जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। तो चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। चलिए। नाजरीन, अब हम लोग जो है सो हैदराबाद के सबसे मशहूर और मारूफ जो है सो कुश्ती के अखाड़े में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में फुल दबा के कुश्ती चल रही, ये जो है तालाब कट्टे का इलाका है। तो जैसा कि अभी ये जो अखाड़ा है, यहाँ के जो पहलवान है उस्ताद यासीन पहलवान है, और ये अखाड़े का नाम है अल ललवा अखाड़ा, जो पिछले मतलब इनके पीढ़ियों से उनके मतलब खानदान जो है सो यहाँ पे प्रैक्टिस करते गए, बड़े बड़े कुश्तियाँ जीते सो है। अभी फिलवक्त जो है सो हमारे पास जो है सो अभी जो आप देख सक रहे हैं, भाई एक मिनट, एहतशाम भाई, ये हमारे एहतशाम पहलवान है जो हमारे उस्ताद यासीन पहलवान की जो है फर्जंद है। तो हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई ये अखाड़े की हिस्ट्री क्या है और ये कितने सालों से चल रहा। जी, तो सबसे पहले आपको जो है सो यहाँ पे किस आप क्या पोजीशन पे है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं तो अब इस वक्त यहाँ पर कोचिंग करता हूँ बच्चों को। जी, मैं यासीन पहलवान का शागिर्द हूँ। जी, जो
साले अखलाकी उस्ताद के शागिर्द थे जी और वहाँ के खलीफा भी है अभी, जी यहाँ के उस्ताद हैं। जी तो हम लोग हमारी 7 पीढ़ी से पहलवानी चल लेते आ रही है यहाँ पे, और इस वक्त जो है मैं कराता हूँ यहाँ पे कोचिंग। तो आप जैसा कि मैं आपकी फोटो देखा, वहाँ पे आपकी फोटो है, तो वो आप कब जीते थे और वो उसके बारे में थोड़ा बोलिए आप अभी क्या जो जीते थे वो। ये 15 जनवरी 2012 में जी सुल्तान शाही ग्राउंड में फर्स्ट समझ उस्ताद रेसलिंग कंपटीशन था, जी जिसमें बड़ी कुश्ती मेरी रखी गई थी, जी जो गुरुज के लिए कंपटीशन था। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो गुरुज वहाँ से लिया हूँ। जी। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पे कितने सालों से सिखा रहे हैं? अभी तो हमारे को यहाँ पे 15 साल हो गए। जी जी हाँ, 15 साल से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं यहाँ पे। जी हमारे पास गरीब बच्चे और पैसे वाले बच्चे, ऐसा कोई मतलब उसमें आप कोई भेदभाव या पार्शियलिटी नहीं करते, आप सब यहाँ पे आने के बाद सब बराबर, सब इक्वल रहते? सबको बराबर देखते, सबको एक नज़र देखते। जी ना हम वैसे उस्तादों के हाथ पे ट्रेन हुए, जी ना ऐसा बच्चों को कभी भी सिखाते वैसा, जी और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ट्रेन होते हैं। जी बल्कि अगर कोई गरीब बच्चे की कुश्ती अगर रही, जी उन्हें अगर डाइट नहीं ले सका कुश्ती के टाइम पे भी, जी तो उस टाइम पे भी हम उसको थोड़ा सपोर्ट करते, उसको डाइट देते हमारी तरफ से, जी देके कंपटीशन कराते। जी। तो अभी यहाँ पे है कोई जितने अभी हमारे जो पहलवाना है उन लोगों में से कोई है कुछ जीते, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ है, यहाँ पर है इरफान पहलवान, फैजान पहलवान जी और खालिद पहलवान जी और जो है ना अबू बकर पहलवान, जी। शाहिद पहलवान और एशाम पहलवान भी है यहाँ पे हमारे पास, जो तो- अच्छे लेवल पे कुश्ती करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई बोले कि कुछ पहलवान से अगर उनसे हम बात करें तो अच्छा रहेगा, कौन है हमारे पहलवान? तो हमारे पलान फैजान पलान आ जाओ। तो हमारे फैजान पलान देखते हैं कि भाई जब से इन्होंने पीछे जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, सांस पूरी भरेगी, तो थोड़ा एक गहरी सांस ले लीजिए आप जी। तो आप जो है माशाल्लाह कितने सालों से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ ये। अच्छा 2008 में स्टार्ट करा था मैं पहलवानी, जब मैं तकरीबन 10-11 साल का था। जी हमारे भाई है तिशाम भाई जी, उनके हाथ के नीचे करता हूँ, अभी तक भी उन्होंने करा रहे। अच्छा तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन सी क्लास में? अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। जब मैं रेसलिंग स्टार्ट करा था यहाँ पे, तो मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियरिंग अब कंप्लीट कर लिया। जी 10 साल का अरसा रहा ये। तो 10 साल में कितने लोगों को मारे गली में? मैं ऐसा मारना करना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको नहीं सिखाते मारना करना। जी क्यों बोले तो मारना करना बिल्कुल अलग है। जी ये पहलवानी हम कर रहे, ये टोटली पूरा अलग है। जी हाँ ये शौक तो नहीं, जुनून है समझिए, एक अच्छा एक बनने का, रेसलर बनने का, जी कुछ नाम कमाने का। जी हमको सपोर्ट मिला हमारे भाइयों का, हमारे वालिद साहब का, हमारे उस्ताद का, जी। फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं यहाँ पे, जी। तो उसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं समझिए। तो ये पहलवानी करने से मतलब इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या फायदा होता? बिल्कुल चेंज हो जाता है पहलवानी करने से। एक नॉर्मल पर्सन से उन्हें टोटली डिफरेंट हो जाता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाता है, जो बहुत बड़ा खिताब है। एक स्पोर्ट्स पर्सन कहलाना बहुत बड़ा खिताब है जी वो बन जाते हैं। और इंशाल्लाह रेसलिंग के मैचेस होते रहते हैं, वहाँ पे लड़ना करना, पब्लिक पहचानती करती, इज्जत देती, जी रेस्पेक्ट देती। जी। तो आप यहाँ पे सीख के आप भाई कुछ बोल रहे थे कि जैसा कि आप कुछ यहाँ पे कुछ जीते अवार्ड, ऐसा कुछ आया जी, क्या है? मैं तकरीबन 10 साल से लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो गए और तकरीबन 40 के करीब जीता हूँ मैं। ओके हाँ मेडल्स लगे, सिल्वर लगे, ब्रॉन्ज लगे, गोल्ड लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्पोर्ट्स कोटा से क्या होता, जो हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे एथलीट्स रहते हैं या फिर जितने भी स्पोर्ट्स में घुसे हुए लोग हैं जिसको अवार्ड मिले करे सो है, उनको जो है तेलंगाना गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दी, तो वो उससे कभी आपको ऐसा फायदा हुआ? क्योंकि स्पोर्ट कोटे में कभी आपको जॉब का चांस भी रहता। अभी ऐसा स्पोर्ट कोटे से तो ऐसा कुछ जॉब नहीं मिला हम लोगों को। क्यों बोलते हम लोग बहुत बार स्टेट लेवल पे लड़े और जो तेलंगाना के उसमें लड़े करे, हमारे को अभी तक उसमें कुछ तो हम लोगों को नहीं मिला जी। अगर हम लोग हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ हम लोग को मिला तो अच्छा है जॉब्स के लिए जी। तो हमारे साथ हमारे एक और पहलवान पीछे है, तो जी नाम क्या है? खालिद पहलवान। तो आप कितने साल से कर रहे हैं पहलवान? मैं तालीम खुलेब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहलवानी स्टार्ट करा जी अल्हम्दुलिल्लाह से। कुश्तियाँ में बहुत सारे लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और यहाँ पर बहुत सालों से मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी शादी हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा है जी। अल्लाह के करम से। अभी भी मैं जितना जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दिखता नहीं है, पहलवानी करने का है शायद, मतलब एक छुप जाती है पहलवानी करने से। अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, अल्लाह का करम है जी। फिर भी इंशाल्लाह अभी ख्वाहिश है और कुश्तियाँ लड़ेंगे बोल के इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि भाई जैसा अभी दंगल फिल्म हुआ, दंगल फिल्म देख के कुछ फील होगा कि भाई अपन भी इंडिया लेवल पे जाके कुछ करके ऐसा जीत के आएंगे, ऐसा हुआ कभी फील? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे जी। इंशाल्लाह अभी तो हमारे औलाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोग को भी कराने की कोशिश कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह बच्चे बड़े हुए तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे अल्लाह चाहा।
तो ये थे हमारे जो है सो याकुतपुरा के जो है सो अल ललवा अखाड़े से हमारे पहलवाना जो है सो हमारे उस्ताद यासीन साहब जो है सो इसकी फाउंडेशन रखे थे जी, या फिर उनके मतलब बाप दादा अहदाद से जो है सो जी। तो अभी जो है सो ये अभी आपका ये अबू बकर रेसलिंग क्लब खोलने का क्या मकसद है? हमारा अबू बकर रेसलिंग क्लब खोलने का ये मतलब था कि मट्टी में जो कुश्ती होती है उसमें और मैट पे जो कुश्ती होती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैट पे कुश्ती लड़ने वाला मट्टी में और मैट पे लड़ सकता, और मट्टी में कुश्ती लड़ने वाला मैट पे कुश्ती नहीं लड़ सकता। क्योंकि वो मट्टी की कुश्ती की ग्रिप अलग रहती है और मैट की कुश्ती की ग्रिप अलग रहती है। तो उससे जो है ना हमारे पास सिर्फ मट्टी की तालीम थी। उसके बाद में हम क्या करें, मैट सेक्शन खोले, क्योंकि अब ज्यादातर कॉम्पिटिशन जो है ना मैट पे ही हो रहे हैं, मट्टी के कॉम्पिटिशन बहुत कम। तो हमारे पास जो है ना भाई दोनों तरफ के कारीगर रहना बोल के हम ये ख्वाहिश रख के चलते, मतलब अप टू डेट जमाने के हिसाब से चलना, जमाने के हिसाब से चलना। लेकिन पहले जो टाइम पे हमारे बाप दादा कुश्ती करते थे, जिस टाइम पे उस टाइम पे पहलवानी जब चलती थी वो टाइम मैट नहीं था, सिर्फ मट्टी में करते थे। अब टेक्निकल ऑफिशियल पे कुश्ती होती जी, टेक्निकल जो है ना टेक्निकल खेलना पड़ता, जब भी वैसी खेलना पड़ता था। लेकिन मैट पे जैसी प्रैक्टिस होती, मैट पे जैसे जोर होते, और मैट का पहलवान एक अलग पहलवान होता जो मट्टी में भी लड़ सकता और मैट पे भी लड़ सकता। मट्टी पे लड़ने वाला पहलवान सिर्फ मट्टी पे ही लड़ सकता, मैट पे अगर उसको कंपटीशन के लिए लेके गए तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूज होता था, परेशान हो जाता उसमें। अच्छा, वो हिसाब से आप आइए, चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारी मट्टी की भी तालीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। चलिए, तो हमारे एहतशाम पहलवान जो है सब हमारे जो है सब मट्टी की तालीम या मट्टी में कुश्ती कैसा होती वो बता दी, तो आप लोग जरा देखते रहिए। चलिए, नाजरीन, कुश्ती जो है हमारे तेलंगाना का एक कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पे बड़े बड़े कुश्तियाँ होते हैं, और यहाँ पे हमारे दक्कन में हैदराबाद में जो है फुल बड़े बड़े आखिरी मतलब मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, बड़े बड़े जो पहलवान जो है हमारे दक्कन में, हमारे हैदराबाद में है। तो ये जो है हमारे एक समझ लिए कि हमारे आम जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये जो अखाड़ा है मतलब कितने पहलवान कितने पीढ़ियाँ, मतलब आपके 7 पीढ़ियाँ जो है जी। तो ये जो अखाड़ा है पिछले मतलब ये अभी जो हमारे एहतशाम पहलवान है उनके 7 पीढ़ियों से जो है ये अखाड़ा चलते हुए आ रहा। और यहीं जो है हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। जब से हम लोग आज याकुतपुरा हल्के से मिली, याकुतपुरा में थे, यहाँ के लोगों से बात करें, आखिरी जबरदस्त मजा आया। और यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाजत दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। खुदा हाफिज।